नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। आज की सुबह थोड़ी शोक भरी खबरों के साथ हुई है। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे बीच नहीं रहे। जॉर्ज फर्नांडिस 10 सालों से एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। कभी समता पार्टी के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने समता पार्टी को बनाया और वाजपेयी की सरकार में वो रक्षा मंत्री भी थे। जॉर्ज ने लगातार या तो आर पार की लंबी लड़ाइयाँ लड़ी या राजनीतिक जीवन में इतने ज़्यादा झुककर समझौते किए कि जनता का उनसे विश्वास उठने लगा। उनकी मां किंग जॉर्ज फिफ्थ की बड़ी प्रशंसक थी। उन्हीं के नाम पर अपने 6 बच्चों में से सबसे बड़े का नाम उन्होंने जॉर्ज रखा। एक वक्त उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के राजनीतिक जीवन के आखिरी दिनों में उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी लगे। चाहे कोको कोला हो या IBM का देश निकाला, रक्षा सौदों में गड़बड़ियां हो या संघ की आंतरिक राजनीति में दखल देने का मसला, या फिर जया जेटली से संबंध, लोगों ने उन्हें ही गलत माना। अपने खराब होते स्वास्थ्य के साथ वे अपने राजनीतिक चरित्र की रक्षा करने में असफल होते गए। विरोधाभास इस हद तक साफ था कि परमाणु बमों के विरोधी जॉर्ज के रक्षा मंत्री रहते भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया और सांप्रदायिक विरोधी जॉर्ज आडवाणी के मसले पर समझौता करने के लिए RSS के कार्यालय तक भी पहुंच गए। ऐसे में एक दिन ऐसा आया जब जॉर्ज का नाम धूमिल होते होते भारतीय राजनीति के आकाश से ओझल हो गया। मैंगलोर में पढ़े बड़े फर्नांडिस जब 16 साल के थे तो एक क्रिश्चियन मिशनरी में पादरी बनने के लिए चले गए, पर चर्च के पाखंड को देखकर उनका मोह भंग हुआ और 18 साल की उम्र में चर्च छोड़ दिया और रोजगार की तलाश में बम्बई चले गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने खुद एक जगह लिखा है कि इस दौरान वे चौपाटी की बेंच पर भी सोया करते थे और लगातार सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन के आंदोलनों के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। फर्नांडिस की शुरुआती छवि एक जबरदस्त विद्रोही नेता की थी। उस वक्त मुखर वक्ता राम मनोहर लोहिया फर्नांडिस की प्रेरणा थे। 1950 आते आते हुए टैक्सी ड्राइवर यूनियन के बेताज बादशाह बन गए। भले ही मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय लोग उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस को तोड़फोड़ करने वाला मानते हो, पर बम्बई के सैकड़ों हजारों गरीबों के लिए वो एक हीरो थे, मसीहा थे। इसी दौरान 1967 के लोकसभा चुनाव में वो उस समय एक कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक SK पाटिल के सामने मैदान में उतरे। बम्बई साउथ की सीट को जब उन्होंने पाटिल को हराया तो लोग उन्हें जॉर्ज द जायंट किलर भी कहने लगे। देश की सबसे बड़ी हड़ताल 1973 में फर्नांडिस ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के चेयरमैन चुने गए। इंडियन रेलवे में उस वक्त करीब 14 लाख लोग काम किया करते थे, यानी भारत कुल संगठित क्षेत्र के करीब 7%। रेलवे कामगार कई सालों से सरकार के कुछ जरूरी मांगे कर रहे थे, पर सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे में जॉर्ज ने 8 मई 1974 को देशव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किया। रेल का चक्का जाम हो गया। कई दिनों तक रेलवे का सारा काम ठप रहा। ना तो कोई आदमी कहीं जा पा रहा था और ना ही सामान। पहले तो सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह यूनियनों का स्वर्णिम दौर था। कुछ ही वक्त में इस हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों के साथ इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और टैक्सी चलाने वाले भी जुड़ गए तो सरकार की जान सांसत में आ गई। ऐसे में उसने पूरी कड़ाई के साथ आंदोलन को कुचलते हुए 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे। इस दौरान हजारों की नौकरी और रेलवे की सरकारी कॉलोनियों से बेदखल कर दिया गया। कई जगह तो आर्मी तक बुलानी पड़ी। इस निर्ममता का असर दिखा और 3 हफ्ते के अंदर हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा और वे जीते जी कभी मजदूरों कामगारों के वोट नहीं पा सकी। हालांकि इंदिरा गांधी ने गरीबी और देश में बढ़ती महंगाई का हवाला देकर अपने इस कदम के बचाव का प्रयास किया। उन्होंने हड़ताल को देश में बढ़ती हिंसा और अनुशासनहीनता का उदाहरण बताया। बाद में आपातकाल को सही ठहराने के लिए भी वे इस हड़ताल का उदाहरण दिया करती थी। आपातकाल लगने की सूचना जॉर्ज फर्नांडिस को रेडियो पर मिली। उस वक्त वे उड़ीसा में। उनको पता था सबसे पहले निशाने पर होने वालों में वे ही शामिल हैं, इसलिए वे पूरे भारत में कभी मछुआरे के तो कभी साधु के रूप में घूमते रहे। आखिर में उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ जाने का फायदा उठाते हुए एक सिख का भेष धरा और भूमिगत होकर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चलाने लगे। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के पीछे पड़े होने के बावजूद उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, जबकि वो गुप्त रूप से बहुत सक्रिय थे। 15 अगस्त को उन्होंने जनता के नाम एक अपील भी जारी की, जिसमें सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को जेल में बंद होने के चलते आंदोलन जारी रखने के लिए अलग अलग स्तर पर नए नेतृत्व को गढ़ने की अपील भी की गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ये मानते थे कि अहिंसात्मक तरीके से किया जाने वाला सत्याग्रह ही न्याय के लिए लड़ने का एकमात्र तरीका नहीं है। उन्हें यह लग रहा था कि आपातकाल के खिलाफ शुरुआत में संघर्ष करने वाले संगठन अपने नेताओं की गिरफ्तारी से डर गए हैं और लड़ना नहीं चाहते। इसलिए जो नेता बाहर बचे हैं वो मीटिंग करने के सिवाय कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इस तरह की सोच वाले फर्नांडिस आपातकाल की घोषणा के बाद से ही सोच रहे थे कि राज्य की ऐसे वक्त में अवज्ञा का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा।
उन्होंने डायनामाइट लगाकर विस्फोट और विध्वंस करने का फैसला लिया। इसके लिए ज़्यादातर डायनामाइट गुजरात के बड़ौदा से आया, पर दूसरे राज्यों से भी इसका इंतजाम किया गया। आपातकाल पर लिखी एक किताब के अनुसार डायनामाइट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग बड़ौदा में ही कुछ लोगों को दी गई थी। जॉर्ज समर्थकों के निशाने पर मुख्यतः खाली सरकारी भवन, पुल, रेलवे लाइन और इंदिरा गांधी की सभाओं के नज़दीक की जगहें थी। जॉर्ज और उनके साथियों को जून 1976 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन सहित 25 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने अपना मामला दर्ज किया, जिसे बड़ौदा डायनामाइट केस के नाम से भी जाना जाता है। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी और साथियों का कहना था कि वो बस पब्लिसिटी चाहते थे, ताकि देश के अंदर और बाहर लोग जान जाएं कि आपातकाल का विरोध भारत में किस स्तर पर किया जा रहा है। हिरासत में जॉर्ज के भाई लॉरेंस फर्नांडिस को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, जिसके चलते उनकी टांगें हमेशा के लिए खराब हो गई। जॉर्ज के बारे में प्रधानमंत्री इंदिरा को बार बार ध्यान दिलाया जाता था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन पर जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बड़ौदा डायनामाइट केस को बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ इमरजेंसी का अंत हो गया। फर्नांडिस ने 1977 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए ही मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीता। जनता पार्टी की सरकार में वो उद्योग मंत्री बनाए गए। बाद में जनता पार्टी टूटी। फर्नांडिस ने अपनी पार्टी समता पार्टी बनाई और भाजपा का समर्थन कर दिया। फर्नांडिस ने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 3 मंत्रालयों का कार्यकाल संभाला, जिसमें उद्योग, रेल और रक्षा मंत्रालय था, पर वो उसमें भी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे। कोंकण रेलवे के विकास का श्रेय उन्हें भले जाता हो, लेकिन उनके रक्षा मंत्री रहते हुए परमाणु परीक्षण और ऑपरेशन पराक्रम का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही दिया गया। रक्षा मंत्री के रूप में जॉर्ज का कार्यकाल खासा विवादित रहा। ताबूत घोटाले की बात हो और तहलका खुलासे से उनके संबंध के मामले में जॉर्ज फर्नांडिस को अदालत से तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन यह भी सही है कि लोगों के जहन में यह बात अभी तक बनी हुई थी कि जॉर्ज फर्नांडिस के रक्षा मंत्री रहते ऐसा कैसे हुआ था। उनके कार्यकाल के दौरान परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि MiG-29 विमानों को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। लेकिन ये एक तथ्य यह भी है कि जॉर्ज भारत के एकमात्र रक्षा मंत्री थे जिन्होंने 6600 मीटर ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर का 18 बार दौरा किया था। जॉर्ज के ऑफिस में हिरोशिमा की तबाही की एक तस्वीर भी हुआ करती थी। रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज के बंगले के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे और किसी नौकर की सेवा नहीं लेते थे। अपना काम स्वयं किया करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों से जॉर्ज फर्नांडिस अल्जाइमर की बीमारी से ग्रसित थे और अब उनका निधन हो गया। भारत ने एक सच्चे राजनेता को खो दिया है। जॉर्ज फर्नांडिस को लाइव सिटीज़ की ओर से शत शत नमन। देश विदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। नमस्कार।